ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एसआईआर के खिलाफ मार्च निकाला है। मार्च से पहले ममता बनर्जी ने बोनगांव में एसआईआर के विरोध में रैली को भी संबोधित किया। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रहा, ये बीजेपी आयोग बन गया है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि अगर उन्हें बंगाल में चुनौती दी गई तो वो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कई बार बीजेपी को बताया है कि वो उन्हें राजनीतिक रूप से ना तो चुनौती दे सकती है और ना ही हरा सकती है। अगर मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैं पूरे भारत को हिलाकर रख दूंगी, ये दावा किया है ममता बनर्जी ने। আমায় বাংলায় আঘাত করলে কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। तो 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ही घमासान शुरू हो चुका है और शब्दों के तीर चलने शुरू हो चुके हैं। और ममता बनर्जी ने एसआईआर को आधार बनाकर इसके खिलाफ रैली की और रैली में पूरे देश को हिला डालने की धमकी दी है। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी की ओर से भी रिएक्शन आया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि जनता ने बिहार में जंगलराज को आने नहीं दिया बीजेपी, और अब बंगाल से महाजंगलराज को उखाड़ फेंकेगी बीजेपी। बांग्ला सहायता केंद्र में जिसका रिक्रूटमेंट हुआ था, तो ये सारे के सारे तृणमूल कांग्रेस कैडर है, तो उसके ऊपर कैसे चुनाव आयोग भरोसा करेगा। पश्चिम बंगाल में अगर किसी को सांप पे काट लिया और उसका मौत हो गया, उसका कारण भी एसआईआर है। पश्चिम बंगाल में अगर किसी ने प्यार में धोखा खाकर खुदकुशी कर लिया तो उसका कारण भी एसआईआर है। सदन अगर नहीं चलने देंगे तो देश की जनता भी विपक्ष को चलने नहीं देंगे। बिहार तो देख लिया, अभी बंगाल देखेंगे। बिहार की जनता ने जंगल राज को वापस लाने नहीं दिया और पश्चिम बंगाल की जनता इस महाजंगल राज को विसर्जन देके रहेगा। अयोध्या का राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहरने लगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री भाव विभोर और भावुक नजर आए। इसके बाद उन्होंने धर्मध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम दरबार में पूजन किया और फिर रामलला के दर्शन किए। राम मंदिर परिसर में पीएम मोदी ने सबसे पहले सप्तऋषि मंदिर में पूजा की थी। तो राम मंदिर पर ध्वजारोहण समारोह और इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और जिस वक्त ध्वज फहराया जा रहा था, धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए, भाव विभोर हो गए। भव्य आयोजन हुआ है, केसरिया ध्वजा लहराई है और इस ध्वजा में सूर्यवंश की झलक साफ साफ नजर आती है। सूर्य की छवि है, इसके अलावा घास वृक्ष भी है और ये ध्वजा बेहद खास तरीके से बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह ध्वज है, संकल्प है, सफलता है, संघर्ष से सृजन की गाथा है। ध्वज प्रेरणा बनेगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। यह ध्वज संदेश देगा विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ध्वज कामना करेगा समाज में सुख शांति की। ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है
जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही, जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने की तस्वीरें सबने देखी। इस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया आई है। उनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राम मंदिर के शिखर पर ध्वज का अवरोहण कर दिया और इसी के साथ राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण कार्य आज पूरा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव जी, जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने 90 के दशक में लिया था, वो आज पूरी तरह से साकार हुआ ध्वजारोहण के माध्यम से। निश्चित तौर से आज का दिन हर राम भक्त के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए गौरव का दिन है। हम लोग 6 दिसंबर 1992 को जब कलंकित ढांचे को ढहाने का शुभ अवसर मिला था, तो उस दिन को हम लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज ये कह सकते हैं कि सभी प्रकार से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की आगे बढ़ो, जोर से बोलो, श्री राम जन्मभूमि का ताला खोलो से जो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें अनेक यात्राएं हैं, अनेक पड़ाव हैं, अनेक संघर्ष हैं, अनेक बलिदान हैं। और उसकी पूर्ण आहुति अगर मैं कहूं कि आज धर्म ध्वजा फहराने के साथ हो गई है, तो गलत नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब श्रद्धेय आडवाणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राम रथ यात्रा लेकर के निकले थे, उन्होंने देश में राम भक्तों को देखा था, उनकी भावना को देखा था, समझा था। और जब वह देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रास्ता निकाला। इसलिए 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया, धर्म ध्वजा भी फहर गई और आगे का हमें रोड मैप भी मिल गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है। अखिलेश यादव अभी तक एक बार भी राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए हैं, पर उनके ताजा पोस्ट से संकेत मिलता है कि वो भविष्य में वहां जा सकते हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है, पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट में यह जिक्र नहीं किया है कि वो किस मंदिर के दर्शन का संकल्प पूरा करेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के राम मंदिर में दर्शन के लिए अब तक न जाने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। राजधानी दिल्ली से ऐसी तस्वीर आई है जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहां प्रेमनगर इलाके में एक पालतू पिटबुल ने 6 साल के मासूम पर अटैक कर दिया। बच्चे को काफी गंभीर चोटें आई हैं। खतरनाक पिटबुल ने हमला अचानक किया। बच्चा कुछ समझ पाता कुत्ता उस पर कूद पड़ा। कुत्ते ने मासूम पर ऐसा दांत गड़ाया कि उसे छुड़ाने में लोगों के पसीने छूट गए। तस्वीरों को देखिए। दोपहर 3:05 पर टोपी पहना बच्चा गली में खेल रहा था। बच्चे ने जैसे ही बॉल उठाई, वैसे ही अचानक कुत्ता एक घर से बाहर निकला और बच्चे पर अटैक कर दिया। बच्चे ने तेज दौड़ लगाई, लेकिन वो कहां तक भागता। खतरनाक पिटबुल ने बच्चे को दबोच लिया और काफी देर काटता रहा। किसी तरह लोगों ने बच्चे को पिटबुल के चंगुल से बचाया। इस दौरान पिटबुल ने 6 साल के मासूम का एक कान चबा लिया। शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। बच्चे का इलाज जारी है। पिटबुल के इस खतरनाक अटैक से लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं।
वहीं इसी पिटबुल के आतंक की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर 29 नवंबर 2024 की है। लड़की अपने रिश्तेदार के साथ गली में जा रही थी, तभी पिटबुल ने उस पर हमला कर दिया। लड़की पिटबुल से बचने के लिए इधर उधर भागती भी है, लेकिन पिटबुल उसके पीछे ही पड़ जाता है। अंत में जब लड़की ने हमले से बचने के लिए दूर भागने की कोशिश की तो पिटबुल ने उसे दौड़ा लिया और गिराकर कई जगहों पर काटा। पिटबुल की मालकिन ने उस पर काबू पाने की कोशिश तो की, लेकिन वो नाकाम रही। इसी पिटबुल ने बीते 23 नवंबर को 5 साल के मासूम पर हमला कर कई बार गंभीर रूप से काटा। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं इस घटना के बाद लोगों ने दिल्ली पुलिस और एमसीडी को मामले की जानकारी दी। जब एमसीडी की टीम पहुंची तो उसे भी पिटबुल को पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिर किसी तरह इस डॉग को काबू किया गया। एमसीडी की टीम ने पिटबुल को अपने कब्जे में लेकर शेल्टर होम में भेज दिया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूर्वी अफ्रीका के एक देश में ज्वालामुखी फटा है, लेकिन असर भारत तक दिखाई दे रहा है। इथियोपिया में 12,000 साल बाद एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और वहां से 4,300 किलोमीटर दूर दिल्ली तक राख पहुंच गई। इसकी वजह से कई हवाई उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा है। दरअसल इथियोपिया के हेलीगुब्बी में मौजूद ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक रविवार को फट गया। 15 किलोमीटर ऊंचाई तक धुएं का गुबार दिखाई दिया। धीरे धीरे ज्वालामुखी की राख लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गई। फिर सोमवार को रात तक भारत में दाखिल हुई तो इथियोपिया से 4,300 किलोमीटर दूर भारत के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर और पंजाब तक ये राख फैल गई। एयरलाइंस के लिए अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जानकारों की माने तो फिलहाल हालात चिंताजनक नहीं है। हालात सामान्य हैं क्योंकि ज्वालामुखी की राख उत्तरी भारत से होते हुए अब चीन की तरफ बढ़ गई है। जो सिचुएशन है वोल्केनिक इरप्शन जो संडे को 23 नवंबर को हुआ है, वो उसका जो प्लम्स है वो उस टाइम करीब 14 किलोमीटर अबव द स्काई उठ गया, अराउंड 14 किलोमीटर ऊपर चला गया था। तो इसका जो एश का मूवमेंट है टुवर्ड्स चाइना है और इसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो अराउंड 7:30 PM तक ये इंडियन जो एयर्स का है यहाँ से मूव कर जाएगा। और अभी हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है इकाउ स्टैंडर्ड में जो मॉनिटर हो रहा है हमारा 3 सेंटर से, न्यू दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से। तो देखिए 4,300 किलोमीटर दूर का सफर तय करके ये राख दिल्ली तक भी पहुंची और अब ये चीन की ओर आगे जा रही है। और इथियोपिया में ये विस्फोट हुआ, लेकिन वहां से कई देशों को पार करते हुए हजारों किलोमीटर दूर ये ज्वालामुखी की राख यहां पहुंच गई है। और इस ज्वालामुखी विस्फोट के फौरन बाद भारत में डीजीए ने गाइडलाइंस जारी की थी। हालांकि राख बहुत ऊंचाई पर थी, इसलिए टेक ऑफ और लैंडिंग में कोई बड़ा खतरा नहीं था। अब तक कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द किया गया है। तो देखिए हवा में ये राख हजारों किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। गाड़ियों की जो बहुत ज़्यादा बात है, इवन जो 10 साल 15 साल बैन की बात हो रही थी पहले, हर चीज़ में कि गाड़ी भाई पुरानी स्क्रैप करिए और नई ले लीजिए, ये चीज़ को रोक लगाना है। क्योंकि एज वी नो दैट आई थिंक दिल्ली में आधी से ज़्यादा एनसीआर की गाड़ियां हैं और इससे ज़्यादा आप उसको बढ़ाने के लिए फ्लाईओवर बनाते हैं, अंडरपास बनाते हैं, हर चीज़ गाड़ी के लिए हो रही है। आपको ऐसा माहौल बनाना है गवर्नमेंट को कि लोग कहें हाँ हमें गाड़ी नहीं चलानी, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है। तो 50 गाड़ियां जाने के बजाय एक बस जा रही है, इलेक्ट्रिक बस जा रही है। सो ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी। मतलब कितनी 10 बसेस 12 बसेस डिफरेंट एरियाज में जहां आपके लोग हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। और जो इंडिविजुअल हैं वो ऑफ कोर्स आएंगे। तो देखिए इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद भारत तक इसकी राख और इसका लावा जो है वो आसपास के इलाकों में तबाही मचाता है। राख लेकिन कई हजार किलोमीटर तक आ जाती है। और ज्वालामुखी कहां कितने ज्यादा हैं ये भी आपको हम बताते हैं। करीब 1350 से लेकर के 1500 एक्टिव ज्वालामुखी दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं। इसमें करीब 500 अब तक फट चुके हैं। और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आसपास के इलाकों में जबरदस्त तबाही देखने को मिलती है। हर साल लगभग 50 से लेकर 70 ज्वालामुखी फटते हैं। कई ज्वालामुखी काफी सक्रिय हैं, लेकिन सामान्यतः हर साल 50 से 70 ज्वालामुखी फटते हैं और उसके बाद लावा राख बहुत तेजी से ऊपर उठती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेलंगाना के वेमुलवाड़ा में एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल विधायक आदि श्रीनिवास और डीएम गरिमा अग्रवाल एक आवासीय योजना के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे।
जब विधायक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ योजना का निरीक्षण कर रहे थे तभी अचानक जमीन ही धंस गई। जमीन धंसने से विधायक और डीएम गिरते गिरते बाल बाल बचे। देखिए तस्वीरों में किस तरह से जमीन अचानक धंस जाती है और कई समर्थक उसमें गिर भी जाते हैं। विधायक आदि श्रीनिवास ने ठेकेदार और इंजीनियरों की जमकर क्लास लगाई, तुरंत ही निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए। बाद में डीएम ने भी मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। सोचिए कितने घटिया स्तर का निर्माण रहा होगा कि कुछ लोग वहां खड़े थे तो अचानक से वो धंस गया। यूपी के फिरोजाबाद में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। टुंडला सर्विस रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दरअसल बाइक सवार सामने से आ रहे एक बाइक से टकरा गया। टक्कर होते ही बाइक सवार बगल से गुजर रही कार के सामने गिर पड़ा। कार की रफ्तार तेज थी और बाइक सवार सड़क पर गिरते ही कार के अगले हिस्से में फंस गया। कार के ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और बाइक सवार कुछ दूर तक घिसटता रहा। बाद में ड्राइवर वहां से मौके से फरार हो गया। बाइक सवार काफी देर तक सड़क पर ही घायल हालत में पड़ा रहा। गंभीर रूप से घायल युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। देखिए किस तरह से गाड़ी में ये युवक, दो बाइकों की टक्कर होती है और उसके बाद एक युवक गाड़ी के अगले हिस्से में फंस जाता है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में सुसाइड की कोशिश का हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवती अचानक एक डंपर के नीचे कूद गई। डंपर का पहिया युवती की कमर के ऊपर से गुजर गया। हालांकि युवती की जान बच गई है, लेकिन सुसाइड की कोशिश का यह हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। देखिए कैसे एक लड़की सड़क पर जाती है, गाड़ी सामने से तेजी से आ रही थी, डंपर उसके ठीक नीचे पीछे के पहिए के नीचे आ जाती है। डंपर का पहिया युवती के पैरों को कुचलते हुए निकल जाता है, जिसके बाद लोग युवती की तरफ दौड़ पड़ते हैं, उसे अस्पताल ले जाते हैं। युवती की गंभीर हालत को देख उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि युवती अपनी दीदी और जीजा के साथ रिश्तेदारी में जा रही थी। तीनों रास्ते में समोसा खाने रुके थे, तभी समोसा खाते खाते अचानक युवती डंपर के नीचे कूद पड़ी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह पता लगा रही है कि युवती ने खुदकुशी की कोशिश जैसा भयावह कदम क्यों उठाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।